गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 दिन छुट्टी थी आपकी, क्या पढ़ाई की? वीकेंड में क्या स्पेशल पढ़ाई की आपने? रिवीजन किया, प्रैक्टिस की? बाकी क्या पढ़ाई की? क्वेश्चन पेपर लगाए थे, कौन से? पीवाईक्यूज लगाए थे या ऐसे ही? अपने याद करना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ रहे थे पर। अच्छा, आपने क्या किया? पढ़ाई की? क्या पढ़ाई की? हम्म हम्म फिर दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो। पीटी देखा, मेंस देखा? हाँ, तो दोबारा से पढ़िए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन में भी सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप वीकेंड को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, ठीक है। और वीक में अगर 5 डेज अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलर, तो उसके बाद एक दिन सैटरडे को आप रिवाइज करिए, प्लान करिए अपनी स्टडी को। अगर रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ तैयारी करने वाली बात अलग होती है, रिजल्ट लाने वाली बात अलग होती है। अपनी परिस्थितियों को मौका मत दो, ठीक है, कि आपसे आपकी सफलता को दाएं बाएं करने की कोशिश करें। समझ रहे हो आप? सैटरडे रिवीजन, संडे प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर। फिक्स करके चलो, प्लान करके चलो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहना वीकली बेसिस पे और उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। कौन ऐसा है जो रेगुलर ये जो मैंने अभी बोला कि पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आप में से कौन है रेगुलर इस काम को कर रहा है? ऑनेस्टी के साथ जो कर रहा है सिर्फ वही हाथ उठाए। जो पूरी प्लानिंग से बिल्कुल सही तरीके से जितना आपने वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, उसी वीक में उतना काम कंप्लीट करके रख देना। कौन कर रहा है? शाबाश, वेरी गुड। एक बार अपने लिए क्लैप करिए। मैं करती हूँ आप सभी के लिए, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। क्या कहा जाए अब? क्या बात, ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं, आपको पता है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको मेरी बात सही नहीं लग रही, एग्जाम हो जाने दो, फिर सही लगेगी। समझ रहे हो? जब अपनी कमियां समझ में आएगी ना, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ कमी रह गई, फिर बोलोगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इतनी पढ़ाई कर ली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? हफ्ते भर जो क्लास अटेंड कर रहे हो उसको रिवाइज करके मेमोराइज नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे उस चीज को, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आता कैसे है? जो पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार पढ़ के देख लिया, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़िए। यूपीएससी तो कहता है मैं टफ हूं, उसने ये थोड़ी कह रखा मैं आसान हूं। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम फाइट करने के लिए आए हो तो उतना तो टफ खुद को बनना पड़ेगा। एग्जाम ही क्या हो फिर यूपीएससी का जो एक बार में समझ में आ जाएगा आपको? हाँ, प्रयास करिए, सही मायने में तैयारी करिए, खुद के साथ ईमानदारी रखिए, जिंदगी में खुद के साथ ईमानदार रहिए, बाकी सारी दुनिया बाद की है, खुद के साथ ईमानदार रहिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, ठीक है। वरना हम तो हमारे पढ़ाने का भी फिर कोई फायदा नहीं होगा, आपको पता है। हम चाहे जितने भी क्लास में कितनी भी मेहनत कर ले, कितने अच्छे से समझा दें, आप रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्या तो आपकी मेहनत रही, फिर क्या हमारी मेहनत रही? समझ रहे हैं ना? हाँ तो बोल दो। अब मंडे है ना आज, इस वीक में एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो इस वीक में जितनी पढ़ाई होगी उसे बिना रिवाइज और प्रैक्टिस किए आ जाए क्लास में नेक्स्ट मंडे।
खुद को नहीं सुधार पा रहे हो आप, दुनिया को क्या सुधारोगे आप आईएएस बन के? हैं? और फिर कोई पूछ लेता तुम क्यों बनना चाहते हो आईएएस, तो कहते मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अरे रहने दीजिए आप, ठीक है? अपना व्यक्तित्व उतना बनाइए, आलस को दूर भगाइए। मित्रता कर रखी है आपने बहुत गहरी, छोड़िए उसे। आज का टॉपिक लिखिए, लिखो बंगाल का विभाजन। और मैं एक चीज बता देती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? पढ़ने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन में बैठे हुए बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो रेगुलरिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं तो, ठीक है? ऑफलाइन वालों के पास एक चीज बहुत अच्छी है कि आप अपने आंसर्स चेक करा सकते हो डेली बेसिस पे, आपको फीडबैक मिलते हैं। उस चीज का फायदा उठाइए आप लोग, थोड़ी मेहनत करिए, तो हार्ड वर्क करिए थोड़ा। एग्जाम ही आपने ऐसा चुना है, इतनी आसानी से थोड़ी ना मिल जाएगा, ठीक है? और सक्सेस तो कभी भी किसी को आसानी से नहीं मिलती। एग्जाम चाहे जो भी हो, सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, सब में हार्ड वर्क करना पड़ता है, आसानी से कुछ नहीं मिलता। चलिए अब आप देखिए कि बंगाल का विभाजन, ठीक है, भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक? बंगाल का विभाजन। आप सबने थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि 1905 में कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन जो उस समय के जो वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने बंगाल को विभाजित किया, ठीक है? ये आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। लेकिन क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बंगाल का विभाजन किया तो गया था इसलिए कि भारत में जो यूनिटी उभर रही थी, जो एकता उभरती जा रही थी, एकजुट होते जा रहे थे भारतीय, उसको तोड़ने के लिए। लेकिन हो गया उल्टा। 1905 के बंगाल के विभाजन को भारतीय इतिहास का एक नया मोड़ कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से जो राष्ट्रवाद का जो भारत में उदय हुआ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, बहुत तीव्रता के साथ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो कहा जाता है कि बंगाल का विभाजन करके लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा ही मदद दे दी, बहुत बहुत सहायता कर दी राष्ट्रवाद को तीव्र करने में। समझ रहे हो? ये एक तरीके से प्रहार था ये राष्ट्रवाद के ऊपर, लेकिन क्या हो गया, ये स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम कर गया। जितना सप्रेस किया उतना ही ज्यादा जंप कर गया राष्ट्रवाद। तो इसे एक नया मोड़ माना जाता है राष्ट्रवाद में, इसलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप देखोगे एक साथ इतने सारे इवेंट, एक एक्शन के कितने सारे रिएक्शन होंगे, ठीक है? ये कितने एंगल हो सकते हैं, ये इस टॉपिक से आपको समझ में आएगा, बंगाल का विभाजन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बंगाल था कहां पर, ठीक है? कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे। तो इंडिया का मैप बनाइए फटाफट। ऑनलाइन में भी सभी बच्चे गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैप बनाइएगा। और एम आई ऑडिबल क्लियरली, वॉइस मेरी क्लियर है क्या? ऑनलाइन में बता देना अगर वॉइस में अगर दिक्कत है तो, ठीक है? चलिए तो मैप बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो ये टॉपिक है बंगाल के बारे में, बंगाल के विभाजन के बारे में। और बंगाल का विभाजन किस समय? 1905, 1905। तो हमें पता होना चाहिए कि 1905 में जो बंगाल था उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था भारत का, ठीक है? और क्यों ब्रिटिशर ने ये कहा कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो जो बंगाल था इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें ये समझ लीजिए कि बिहार, जो अभी बिहार, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, ये इस तरीके,
लगभग इतना हिस्सा ये बंगाल में शामिल था। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें वर्तमान का बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उसके बाद बांग्लादेश, वर्तमान का लिख रहे हैं हम, ठीक है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसका कुछ हिस्सा असम। ठीक, ये इसमें शामिल था। अगर उस समय की बात की जाए तो हम क्या क्या लिखेंगे? बिहार, ओडिशा, बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा था ये बंगाल में शामिल था। ठीक, अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 80 मिलियन थी। कितनी थी? लगभग 80 मिलियन। लगभग 80 मिलियन जनसंख्या और क्षेत्र इतना बड़ा। कहा जाता है कि ये जो जनसंख्या थी लगभग 80 मिलियन, ठीक है, ये पूरा जो ब्रिटिश भारत था उस समय का, पूरे ब्रिटिश भारत की लगभग 1/4 जनसंख्या थी ये। समझिए आप कितनी थी? अराउंड 1/4 ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उसकी लगभग 1/4 जनसंख्या थी। इतने लोग, मतलब जनसंख्या घनत्व तो यहां पर बहुत ज्यादा था। ठीक है, मुझे बताइए यहां पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये नदियों से समृद्ध क्षेत्र था, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, दोनों नदी तंत्र। उसके बाद इतनी नदियां यहाँ पर, उसके अलावा बंदरगाह क्षेत्र, तो इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योग, व्यापार, कृषि, इन सब की दृष्टि से कैसा था? समृद्ध था। और इसीलिए हमने पढ़ा भी था कि मुगल बादशाह के समय, मुगल सल्तनत के समय क्या था? बंगाल सबसे ही समृद्ध प्रांत हुआ करता था और ब्रिटिश को भी बंगाल के व्यापार से ही सबसे ज्यादा लाभ हुआ। और बंगाल को ही ब्रिटिशर ने क्या बनाया था? अपना मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस बनाया था, है ना, अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया था बंगाल को। तो एक तो हमने सबसे पहले उसका क्षेत्र डिस्कस किया, फिर उसकी कितनी जनसंख्या थी ये डिस्कस किया। अब बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? बंगाल का महत्व क्या था? तो एक छोटी सी हेडिंग लिखी, महत्व। ये स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? स्थान मतलब बंगाल। तो बंगाल का महत्व क्या था? ठीक, ये जो बंगाल था, सबसे पहला पॉइंट, ये जो बंगाल था ये आर्थिक रूप से भारत का समृद्ध क्षेत्र था। आर्थिक दृष्टि से, लिखो, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध। दूसरा पॉइंट, जब आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध था तो ब्रिटिशर्स ने भी सबसे ज्यादा फोकस इसी क्षेत्र पे किया, है ना, और इसी को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र, मुख्य ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र, लिखो, ऐसा लिखो, ब्रिटिश शासन का मुख्य प्रशासनिक केंद्र। उसके बाद जो ब्रिटिश रूल भारत में था, ब्रिटिश शासन भारत में था, तो उन्होंने अपनी एक राजधानी बना रखी थी। और राजधानी क्या बनाया था? कलकत्ता।
तो कलकत्ता उसकी कैपिटल थी। तो लिखो कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। ठीक है, 1911 तक। 1911 में फिर बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, कहां पर? दिल्ली। तो कलकत्ता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी। मेरे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पीटी और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। पीटी में क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा संभावना हर साल रहती है यहाँ से। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत की राजधानी। अब आप सोचिए कि जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, समृद्ध हो, ब्रिटिश शासन का मुख्य केंद्र हो, तो ज्यादा से ज्यादा विकास भी इस क्षेत्र का हुआ होगा, तुलनात्मक रूप से विकसित था औरों की तुलना में। तो विकास का स्तर यहां पर अच्छा था। अब जब ये मुख्य केंद्र रहा, प्रशासनिक केंद्र रहा मुख्य, तो ज्यादा से ज्यादा जो राजनीतिक हलचल होंगी, राजनीतिक चेतना होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी, है ना? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट लिखिए, राजनीतिक चेतना और जागृति का मुख्य केंद्र। राजनीतिक चेतना और जागृति का मुख्य केंद्र। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 5th नंबर में लिखिए, क्योंकि ये राजनीतिक जागृति का केंद्र था, तो राष्ट्रवाद का भी सबसे मुख्य केंद्र यही था। तो लिखो राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र, और स्टार मार्क कर देना इसे, राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र। अब ये भारत में बंगाल की स्थिति, ये उसकी लोकेशन और ये उसका महत्व। अब आप देखिए कि ये जो क्षेत्र था वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, है ना, विकास की दृष्टि से इन सबसे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था। मतलब अगर ये हम ये कहें कि ये क्षेत्र अपने आप में पूरे भारत की राजनीति में प्रशासनिक परिवर्तन ला सकता था और ला रहा था। अब ब्रिटिश शासन जो था उसकी नजर में भी ये सारी बातें थी, उनको भी ये सब दिखाई दे रहा था। अब जैसे जैसे वो देख रहे थे 1885 से लेकर कि किस तरीके से भारत में राजनीति बदलती जा रही है, ठीक है, लोगों के अंदर चेतना आ रही है, जागरूक हो रहे हैं लोग, राष्ट्रवाद आ रहा है उनके अंदर, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव आ रहा है, एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को अगर रोकना है तो इसकी शुरुआत भी कहां से होनी चाहिए? जहां पर इसका विकास सबसे तेजी से हो रहा है और जहां पर हमारे पास नियंत्रण भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल वहीं पे सबसे स्ट्रांग होगा, राजधानी केंद्र है वो, राजधानी क्षेत्र था। ठीक है, तो बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखकर ब्रिटिशर्स ने सोचा इसका कोई समाधान करना पड़ेगा। 1901 से ही बंगाल में विभाजन के नाम पर बातचीत होनी शुरू हो गई। 1901 से ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था कि अब जो बंगाल है ना, इस बंगाल के लिए ब्रिटिश शासन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करेगा। पहले से ही राजनीतिक रूप से चर्चाएं होनी शुरू हो गई। 1903 तक आते आते और तेजी से चर्चा होनी शुरू हो गई और 1905 में जुलाई में ऑफिशियली, औपचारिक रूप से इसके विभाजन की घोषणा हुई। ठीक है, तो लिखिए जुलाई 1905 में, स्टार मार्क करके पॉइंट लिखिएगा, जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन, ब्रैकेट में लिखना वायसराय, लॉर्ड कर्जन के द्वारा औपचारिक रूप से बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा।
कब हुई है घोषणा? जुलाई। और अगर डेट भी अगर मेंशन करना चाहो तो इट्स 19 जुलाई 1905 को। ठीक, औपचारिक घोषणा, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस इसको किया गया। और घोषणा ये की गई, घोषणा में ये कहा गया कि इसी वर्ष मतलब 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। बंगाल क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा थी। इसी घोषणा में ये कहा गया कि विभाजन का कारण, ऐसे छोटी हेडिंग बनाइएगा और लिखिए ब्रिटिश शासन के द्वारा इस विभाजन का कारण, ब्रिटिश शासन के द्वारा इस विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार और बंगाल का विकास बताया गया। प्रशासनिक सुधार और बंगाल का विकास। बेटा अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी लिख रहे हैं, हर एक लाइन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना और तुरंत याद कर लेना इसको। लिखते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ, एकदम मेमोरी में फिट करते जाओ। तो क्या कहा गया, क्या कारण बताया गया? उन्होंने कहा कि जो बंगाल का जो क्षेत्र है, क्षेत्र और बंगाल की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो पूरे बंगाल के क्षेत्र में विकास जो है ना वो बहुत असमान है। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार करने के लिए और बंगाल में विकास करने के लिए हम ये विभाजन कर रहे हैं। ठीक, अब इसी को ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट बना के लिखना। वायसरॉय के द्वारा यह तर्क दिया गया कि, वायसरॉय के द्वारा यह तर्क दिया गया कि, लॉजिक तर्क दिया गया कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में समान रूप से विकास की कमी है, समान रूप से विकास की कमी है। ठीक है, ये तर्क दिया गया। तो क्या किया जा रहा है? विभाजन कर रहे हैं ताकि हम प्रशासनिक सुधार करें, ताकि बंगाल का विकास करें। ये आधिकारिक घोषणा की गई कि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन किया जाएगा और विभाजन का ये कारण होगा। अब ये तो दिया गया कारण, ये जो लॉजिक था ये दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, बंगाल को विभाजित करने के लिए। लेकिन इसके पीछे वो कहते हैं ना कि हिडन एजेंडा होता है। ठीक है, उनका एक वास्तविक जो उद्देश्य था वो कुछ और था। वास्तविक रूप में उद्देश्य क्या था कि बंगाल के क्षेत्र में जो बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता है, जो राष्ट्रवाद है, उसको रोकना। देखो कितने तेज लोग कि उन्होंने 1905 तक, 1857 से लेके 1905 तक उन्होंने भारत की जनसंख्या के बीच में भेदभाव किए। भेदभाव कैसे? एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या को कहीं ना कहीं उन्होंने विकास में पीछे रखा। ठीक है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कैसे होगा? रोजगार अच्छा नहीं होगा तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपने आप पिछड़ी रह जाएगी।
और 1900 मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही उन्होंने 1901 से ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया कि ये जो राष्ट्रवाद उभर रहा है, इस राष्ट्रवाद को एक ही तरीके से रोका जा सकता है, इस देश की रहने वाली जनसंख्या को आप अलग अलग करो। ठीक है, आप सोच के देखिए कि जो विभाजन जब इन्होंने किया तो विभाजन में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, जहां पूर्वी बंगाल जहां पे अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल जहां पर अधिकांश जनसंख्या हिंदू, अधिकांश हिंदू सारे हिंदू नहीं, अधिकांश मुस्लिम सारे मुस्लिम नहीं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जब किसी क्षेत्र को धर्म और भाषा के आधार पर जब बांट दिया जाए और उस क्षेत्र में बहुसंख्यक के आधार पर यह कह दिया जाए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो अधिकांश जनसंख्या है वो कौन है, मुस्लिम है, अधिकांश जनसंख्या कौन है, हिंदू है, तो अधिकांश तो हिंदू हैं लेकिन माइनॉरिटी में मुस्लिम भी तो हैं, अधिकांश मुस्लिम है लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक में हिंदू भी तो हैं। अब क्या होगा, जो क्षेत्र धर्म के आधार पर बट गया वहां पे अल्पसंख्यक की सुनी जाएगी, भेद होगा ना, वहां पर भेदभाव होगा ना, लड़ाई झगड़े होंगे ना। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद, जो एकजुटता वाला भाव इनके अंदर आ रहा है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इनको बताओ कि तुम एक नहीं हो, इनको बताया जाए कि तुम अलग अलग हो, याद रखो कि तुम अलग अलग हो, और ऐसे इनको याद रहे ना रहे, हम ऐसा काम करते हैं कि इनको याद ही रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का, इन्होंने बंगाल को विभाजित करने की इन्होंने योजना बनाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए विकास यहाँ पर समान रूप से नहीं। ठीक, अब लिखो वास्तविक उद्देश्य, हेडिंग बनाइए, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य। वास्तविक उद्देश्य, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, लिखो, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य इस क्षेत्र में बढ़ती हुई, वास्तविक उद्देश्य इस क्षेत्र में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना, राष्ट्रवाद को कमजोर करना और भारतीयों के मध्य फूट डालना, और भारतीयों के मध्य फूट डालना, ये वास्तविक रीजन था। ठीक है, कि भारतीयों के अंदर फूट डालो, और धर्म के नाम पर फूट डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है, इनको याद दिलाते रहो कि आप अलग अलग हो, ये वास्तविक कारण। अब भारतीयों ने समझ लिया, उनको समझ में आया, जो राष्ट्रवादी नेता थे, दे रियलाइज्ड कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पार्टीशन। तब उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने कहा कि आलोचना करो, इनको बताओ कि वास्तविकता क्या है, जनता को बताओ कि वास्तविक कारण क्या है। तो एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स ये बात फैला रहे थे कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में विकास में बहुत असमानता है, वहीं राष्ट्रवादियों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि ये हम लोगों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लिखो राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया। लिखो, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन की
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन की इस नीति की आलोचना की और विभाजन के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन चलाने की शुरुआत की। अब जुलाई में घोषणा हुई, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्र ये जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने क्या किया, अगस्त में कलकत्ता के टाउन हॉल, अगस्त में कलकत्ता में एक प्लेस है टाउन हॉल, वहां पे ये सारे लोग मिले, ठीक है, और वहां पे लोगों को बुलाया गया, ठीक है। जुलाई में घोषणा हुई, अगस्त 1905 में क्या कहा कि सारे वहां पे इकट्ठे होते हैं और योजना बनाते हैं कि सरकार की इस विभाजन की नीति का कैसे विरोध किया जाएगा। तो विरोध के लिए, नीति बनाने के लिए, एक प्लानिंग करने के लिए कि इसका विरोध कैसे किया जाए, सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए। तो लिखो अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में राष्ट्रवादी नेताओं की एक बैठक हुई, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। और सीक्वेंस समझते जाना, आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप बंगाल के विभाजन की घोषणा को सिर्फ सुन नहीं पा रहे, आप देख पा रहे हो कि वहां पे किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। वो विजुअल इंपैक्ट क्रिएट करो, हो ही नहीं सकता कि हिस्ट्री आपको याद ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ, जितने भी जो राष्ट्रवादी नेताओं थे उन्होंने क्या किया, आह्वान किया, सबको बुलाया, इनवाइट किया कि सभी आइए, टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग किस लिए हुई थी कि योजना बनाते हैं कि ये जो विभाजन है इसका विरोध किस तरीके से किया जाए। अभी विभाजन हुआ नहीं है, जुलाई में घोषणा हुई थी, अगस्त में मीटिंग हुई, ठीक है। और इस टाउन हॉल में राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा भी एक घोषणा की गई, उन्होंने कहा कि विभाजन के विरोध में हम आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। लिखो, इस बैठक के दौरान विभाजन के विरोध में जन आंदोलन की घोषणा की गई। और घोषणा में क्या कहा गया कि हम क्या करेंगे, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, बहिष्कार, ठीक है। अब देखो, समझना है इसको, अभी थोड़े शॉर्ट में समझाती हूँ, फिर जब स्वदेशी और बहिष्कार लिखेंगे, ठीक है, तो डिटेल में बता दूंगी। तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वयं के देश में निर्मित, ये स्वयं के देश की चीज है, ठीक है। और ये बहिष्कार का मतलब होता है, क्या होता है, किसी भी चीज का इस्तेमाल अब त्याग देना, किसी चीज का त्याग कर देना, ठीक है। तो वहां उस मीटिंग के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं ने जब समझा, आपस में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि देखो, इनका उद्देश्य साफ नजर आ रहा है, ये हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं और जो राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हो रही है उसको रोकना चाहते हैं। ये विदेशी शक्ति है, इसलिए हम भारतीयों को एक नहीं होने दे रहे, ठीक है। और ये जो प्रशासन और ये सारी जो बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें कैसी पूरी तरीके से सच नहीं है। सच ये है
कि अगर यहाँ पर पिछड़ापन है तो पिछड़ेपन के पीछे कारण क्या है, वो भी ब्रिटिश नीतियां ही जिम्मेदार हैं, हिंदू और मुस्लिम आपस में जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, विदेशी सरकार को हम ये दिखाएंगे कि आपके बिना, आपकी वस्तुओं, आपकी सेवाओं का त्याग करके भी हम भारतीय अपने देश में रह सकते हैं। तो वो जो नाराजगी, जो गुस्सा था, वो जाहिर करने के लिए किस चीज, कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। बहिष्कार किस चीज का, बहिष्कार वस्तु, विदेशी वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा का बहिष्कार। अब ये विचार आया कि चलो बहिष्कार करना, बहिष्कार तो कर दिया जाएगा, लेकिन जरूरतें थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, आवश्यकता तो रहेगी। तो क्या किया जाए, कुछ ऑल्टरनेट क्रिएट करना पड़ेगा, विकल्प तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बनाएंगे। तो बहिष्कार आंदोलन है तो क्या करेंगे, अब विदेशी वस्तु का अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो स्वदेश निर्मित वस्तु होनी चाहिए ना इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो स्वदेश निर्मित वस्तु और स्वदेशी सेवा। ठीक है, स्वदेशी सेवा। आप सोच के देखिए उस समय के भारत के बारे में, उस समय लोगों की प्रतिक्रिया के विषय में एक बार सोच के देखिए कि उस आर्थिक स्थिति आज से कितनी कम रही होगी उस समय। फिर भी लोगों ने जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी, मुख्य रूप से जो कपड़े थे, ठीक है, वस्त्र थे, विदेशी वस्त्र मैनचेस्टर से आते थे, वहां के उद्योगों से आते थे, तो वहां के वस्तुओं को लाकर अपने घर के बाहर सब लोगों ने इकट्ठा किया सड़क पे और आग लगा दी सारे कपड़ों में, विदेशी वस्तुओं को जला डाला। विदेशी जो शराब की दुकानें थी उनमें आग लगा दी। ठीक है, और हर घर घर से सब महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बाहर निकल आए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, उनको ये लगा कि आप ये विभाजन नहीं कर रहे, आप भारतीयों को अलग कर रहे हो, आप सिर्फ बाउंड्रीज अलग नहीं कर रहे, आप भारतीयों को अलग कर रहे हो। तो हर कोई ऐसे कि जैसे तो पता नहीं क्या छिन गया, क्या ही हो जाएगा अगर इस विभाजन को रोका नहीं गया तो। ठीक है, और लोगों ने सोचा कि हमें अलग करना चाहते हैं और हम अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे, हम कितने यूनाइटेड हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर भले ही हम अलग अलग हों लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसके लिए क्या किया गया, लोग, राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा कि आप अपने मन की जो भावना है उसको अभिव्यक्त करिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाइए। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, हिंदू और मुस्लिम आपस में गले मिलने लगे, गले मिलके, और सिर्फ गले मिले ऐसे नहीं, कितने गले मिल मिलकर रो रहे थे कि जिस जगह पे हम अभी साथ में रह रहे हैं, हमें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति, अपनी एकता, अपना बंधुत्व, ब्रदरहुड शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधनी शुरू की कि हम क्या हैं, हम भाई भाई हैं। राखियां बांधी गई एक दूसरे के हाथ पे। ठीक है, उस समय गाने लिखे गए, कविताएं लिखी गई, ठीक है, गीत लिखे गए, वंदे मातरम लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा आमार सोनार बांग्ला, बंगाली में। कहते हैं कि ये जो बंगाल विभाजन वाला जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि ये भारत में एकदम से जो स्वदेश की भावना जो जागृत हुई ना, उसके पीछे का कारण है। कहते हैं कि इसमें सिर्फ आप ये मत देखो कि बंगाल का विभाजन किस समय में हुआ, किस तारीख को हुआ, पूर्वी पश्चिमी बंगाल के में अलग अलग हो गए। यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी कहता है ये भी देखिए कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तरीके के रचनात्मक कार्य हुए भारत में, बंगाल में, जो क्रिएटिव वर्क हुए, जो प्रोडक्टिव वर्क हुए, वो भी बताइए। हम कहते हैं स्वदेशी, तो क्या स्वदेशी, जो स्वदेशी निर्मित की हम बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की बात करते, क्या वो वस्तुओं के निर्माण तक सीमित था, क्या वो सिर्फ सेवाओं तक सीमित था, या वो एक सोच बन गया था, एक विचारधारा बन गई थी।
विचारधारा के अंदर ताकत होती है बदलने की, किसी वस्तु के अंदर नहीं। स्वदेशी ये एक वस्तु और एक सेवा मात्र नहीं थी, स्वदेशी क्या बन गया था? विचार बन गया था। हर भारतीय के अंदर, हर बंगाली के अंदर, उस पूरे बंगाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर का विचार कि हम स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करेंगे। क्या इतना आसान था इस चीज का पालन करना? उस स्थिति में जब भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का नाश पहले कर चुके थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके थे, तो इतना आसान नहीं था। तो उन भारतीयों का प्रयास देखिए आप, जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी क्षमता थी कि उन्होंने क्या किया, उन सेवाओं और उन वस्तुओं के निर्माण में सहयोग किया। आम इंसान के पास तो उतनी संपत्ति नहीं रही होगी ना, उतने रिसोर्सेस नहीं रहे होंगे ना। उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी स्वदेश निर्मित वस्तु और सेवा, ऐसा विचार भारतीयों के मन में आया। और अगस्त के बाद से ये समझ लीजिए बंगाल की सड़कों के ऊपर जहां देखो वहां लोग रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, राखियां बांध रहे हैं, सुबह सुबह प्रभात फेरियां हो रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं यूनिटी के, एकता के, अपनी अपनी भाषा में। गंगा नदी के किनारे जा जाके सुबह जाके स्नान कर रहे हैं, वहां पे संकल्प ले रहे हैं कि हम एक रहेंगे। संकल्प लेते हैं ना जल लेकर, संकल्प ले रहे हैं कि हम एक रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, शासन कुछ भी करे, कुछ भी करे, पर हमें एक रहना है। दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो रोज रोज का त्योहार बना लिया इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं एक तरफ भारतीयों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ शासन की प्रतिक्रिया। शासन ने क्या किया? दे स्टार्टेड सप्रेसिंग द मूवमेंट फोर्सफुली। ऐसे नहीं कि भैया घर चले जाइए ना, भीड़ दिखे तो लाठियों से पिटाई करिए, भेजिए इनको घर भेजिए। तो एक तरफ शासन अपना काम कर रहा था, भारतीयों का जो प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, उसको रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ जितना ब्रिटिश के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, उतना भारतीय और उग्र हो रहे थे, राष्ट्रवाद और उग्र हो रहा था। ठीक है, गली गली में नुक्कड़ नाटक नहीं होते है ना, प्ले वगैरह होते ना, उनके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं विभाजन के विरोध में। अब ये सब चलता रहा, एक तरफ भारतीयों का काम चलता रहा, दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन का काम चलता रहा, और आ गया अक्टूबर। अक्टूबर में पहुंच गए और 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक, बंगाल का विभाजन हुआ। अब देखो बंगाल को कैसे विभाजित किया। बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित किया। अक्टूबर 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हिस्से? एक हो गया पूर्वी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम, और ये पश्चिमी बंगाल। और इस पश्चिमी बंगाल में क्या क्या हिस्सा शामिल था? बंगाल, बिहार और ओडिशा। ठीक है, इसमें बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। तो एक पूर्वी हिस्सा और दूसरा पश्चिमी हिस्सा। ठीक, लिखो अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या शामिल है? पूर्वी बंगाल और असम वाला क्षेत्र। और पश्चिमी बंगाल में क्या क्या शामिल था? जो आधा बंगाल, बिहार और ओडिशा।
ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे कौन कौन सी भाषा वाले लोग रहते होंगे? बंगाली, ओडिया और भोजपुरी, बिहारी, है ना? तो ये तो धर्म और भाषा के आधार पर बांटा गया क्षेत्र था ये, ठीक है। मेनली धर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन धर्म के साथ साथ ये भाषागत विभाजन भी हुआ आगे जाके। तभी तो फिर इसमें से 3 क्षेत्र निकल गए ना पश्चिम बंगाल में से, तभी तो बंगाल अलग रह गया, बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया। क्या था ये? विभाजन की नींव ही तो थी। एक बार धर्म के नाम पर अलग हो गए, उसके बाद लोग आपस में एक दूसरे के से किस हिसाब से अलग हुए? भाषा के आधार पर अलग हो गए। फिर बंगाली हो गए और बिहारी हो गए और ओडिया हो गए, फिर भाषा के आधार पर अलग हो गए। तो विभाजन की शुरुआत थी ये, भारतीयों के अलग होने की शुरुआत थी, समझ रहे हो? ठीक। तो बिहार और बंगाल कह रही हूँ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये 2 विभाजन हो गए अक्टूबर में। अब जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका आंदोलन और तीव्र हो गया अक्टूबर के बाद। फिर जैसे ही ये हुआ कि अब क्या होगा, अब अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ बनारस में। लिखो, अब अधिवेशन में जब आईएनसी का अधिवेशन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा, तो सारे राष्ट्रवादी नेताओं की प्रतिक्रिया वहां मिलेगी। तो लिखो 1905 में, नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। समझ में आ रहा है ना ये सीक्वेंस? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा तो पूछूंगी मैं आपसे, पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यह अधिवेशन कहां पर हुआ? ये हुआ बनारस में और इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब इस अधिवेशन के दौरान कुछ रेजोल्यूशन आए, कुछ संकल्प पारित किए गए, कुछ रेजोल्यूशंस लिए गए, ठीक है। स्टार मार्क करके लिखिए। इस अधिवेशन के दौरान आप बताइए किस तरीके का संकल्प लिया गया होगा? 1905 है, कैसा संकल्प लिया गया होगा? विभाजन के विरोध का संकल्प लिया गया, ठीक है। तो लिखिए संकल्प, लिखो इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान इस बंगाल विभाजन के विरोध का संकल्प लिया गया, विभाजन के विरोध का संकल्प लिया गया। तो यहां पे पॉइंट्स लिख देती हूं, विभाजन के विरोध का संकल्प, ठीक है। उसके अलावा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ऐसे लिख दो सीक्वेंस में। तो विभाजन विरोधी, ठीक है, संकल्प लिया गया कि हम सब क्या करेंगे? विभाजन का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये विभाजन रद्द ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद तब तक हम क्या करेंगे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा पूरे बंगाल में। कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा? बहिष्कार, विदेशी वस्तु और सेवाओं का। तीसरा, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां तक आपने क्या क्या पढ़ा? यहां तक आपने पढ़ा कि भारत में बंगाल की स्थिति कहाँ थी, कहाँ बंगाल स्थित था, कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे, ठीक है। आपने देखा कि लगभग कितनी जनसंख्या थी? लगभग 80
मिलियन की जनसंख्या थी। ठीक, उसके बाद इस 80 मिलियन जनसंख्या में से कहते कि लगभग 30 मिलियन जनसंख्या पूर्वी बंगाल में रहती थी और लगभग 50 मिलियन जनसंख्या किधर रहती थी, पश्चिम बंगाल की तरफ, जिसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा ये क्षेत्र शामिल थे। एक तरफ लगभग 30-31 और दूसरी तरफ लगभग 50। ठीक है, ये इस तरीके से जनसंख्या रहती थी। जो पूर्वी जो बंगाल था वहां पर बहुसंख्यक कौन थे, मुस्लिम थे। एक काम करिए, अब एक बॉक्स बना के लिख लीजिए, लिखो। इसके बाद हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बॉक्स बना के आपको लिखना है, मतलब पहले लिख लो और फिर पेज में उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, थोड़ा हाँ याद रखने में आसानी रहेगी। तो आप लिखो, एक तरफ पूर्वी बंगाल, दूसरी तरफ पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यहाँ जनसंख्या लगभग कितनी थी, लिखो, जनसंख्या लगभग 30 मिलियन और यहाँ की जनसंख्या लगभग 50 मिलियन। यहाँ पे लिखो बहुसंख्यक या अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम, ब्रैकेट में ये जरूर लिखना हिंदू अल्पसंख्यक। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, आपको समझाएंगे कि ये क्यों लिखा है। आप यहाँ पर इधर लिखिए अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम हिंदू, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन हो गए, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कौन सी भाषा बोलती थी, अधिकांश जनसंख्या बंगाली भाषा बोलती थी। ठीक है, तो हिंदी अल्पसंख्यक थी इधर। इस तरफ भाषा कौन कौन सी होगी, पश्चिम बंगाल की तरफ यहाँ पे बंगाली, बंगाली, हिंदी बहुत रेयर, हिंदी बहुत कम थी, बंगाली, हिंदी, बिहारी जैसे भोजपुरी कहा गया, फिर है ना, ओडिया। ठीक है, अब डेवलपमेंट के बेसिस पे भी लिख लो, यहां पर लिखो शिक्षा, रोजगार व विकास का स्तर पिछड़ा हुआ था। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसी थी, शिक्षा, रोजगार और विकास कैसा था, अच्छा था। ठीक है, विकसित था, ये लिख दीजिए, शिक्षा और रोजगार का स्तर अच्छा था। क्लियर, तो ये हो गया पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का डिफरेंस, ये डिफरेंस दिखाया गया। अब इस बात को आप याद रखना, ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखना। अब जब ये इस तरीके का विभाजन किया गया और भारतीयों ने ये कहा कि अगर आपको विभाजन करना ही था, अगर प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन जरूरी था, तो ये विभाजन
पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की बजाय कैसा हो सकता था, ये उत्तरी और दक्षिणी भी हो सकता था, है ना, किसी और तरीके से इसका विभाजन हो सकता था। सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी ही क्यों? तो पूर्वी और पश्चिमी विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि पूर्वी बंगाल में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या थी और यहां पर अधिकांश जनसंख्या हिंदू जनसंख्या थी। तो ये विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से तो दिखाया गया था, वास्तविक कारण क्या था? हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना। अब यहाँ पे देखो, ये जो बात यहाँ पर कही गई कि शिक्षा, रोजगार और विकास का जो स्तर है वो पूर्वी बंगाल में काफी पिछड़ा हुआ। अब एक बार आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ो इन दोनों को। कैसा लगा पढ़ के? भेदभाव दिखाई दे रहा है कि पूर्वी बंगाल में क्या है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, शिक्षा, रोजगार और विकास का स्तर कम है ना। पश्चिमी बंगाल में अधिकांश जनसंख्या हिंदू है, रोजगार, शिक्षा का स्तर उच्च है, अच्छा है। अब जब बार बार जब ब्रिटिश शासन ने लोगों के दिमाग में ये बात बिठानी शुरू की कि ये विभाजन हमने देख लीजिए कैसे किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों के विकास में अंतर है। पूर्वी बंगाल जो जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, वहां पर ना अच्छी शिक्षा है, ना रोजगार का स्तर है और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी। यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस भी काफी हैं, ठीक है। राजधानी भी कौन सी थी? कलकत्ता, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र कैसा था? डेवलप्ड था, विकसित था। दिखाया गया ये कि जो मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर विकास नहीं हुआ, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तो ये जो पूर्वी बंगाल वाले जो क्षेत्र था, यहाँ पर जितने राष्ट्रवादी नेता थे या जितने बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सोचना शुरू किया, सच बोल रहे हैं, तो पूर्वी बंगाल में तो वाकई में विकास कम है, रोजगार कम है, शिक्षा कम है, ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया, ये तो गलत हो गया। तो अब क्या किया जाना चाहिए? ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये मुद्दा किसका है? मुस्लिम जनसंख्या का मुद्दा है। तो क्या होना चाहिए? अब मुस्लिम जनसंख्या को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए एक होना होगा। उनको रियलाइज कराया गया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, आईएनसी में तो सभी बिना जाति धर्म के सभी शामिल थे ना, तो डेवलपमेंट इक्वली क्यों नहीं हुआ? सभी क्षेत्रों में विकास की इक्वली डिमांड क्यों नहीं की गई? अब भाई वो तो राष्ट्रवाद का प्रसार कर रहे थे, वो कौन सा पॉलिटिकली पार्टी के रूप में वो कौन सा गवर्नेंस कर रहे थे, ये नहीं समझा गया। लेकिन दिखाया क्या गया कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखिए, फूट डाल दी ना। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे राष्ट्र के स्तर पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरीके से एक अखिल भारतीय स्तर का एक मुस्लिम संगठन बनाया जाना चाहिए, जो मुस्लिम समुदाय के हित में बात करे, उनके डेवलपमेंट के लिए बात करे। अखिल भारतीय स्तर का एक मुस्लिम संगठन होना चाहिए। जब ये बात शुरू हुई, हालांकि जैसे मैंने कहा था 1901 से ही बंगाल के विभाजन की भूमिका बन रही थी, ग्राउंड्स पर पैर हो रहे थे, 1903 से और ज्यादा। जैसे जैसे एक तरफ बंगाल के विभाजन के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे थे, उसी तरीके से मुस्लिम संगठन के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे थे। पूर्वी बंगाल की तरफ जो बंगाल के जो नवाब थे, जो ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, उनसे बार बार विचार विमर्श करके, उनसे बातचीत करके उनसे कहा जा रहा था, देखिए पूर्वी बंगाल की स्थिति देखिए, ढाका के नवाब थे वो, कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितना कम है। तो पहले से ही उनके दिमाग में क्या बिठाया जा रहा था कि मुस्लिमों के हित का ध्यान नहीं रखा गया। मुस्लिमों के हित का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? शासन की थी। शासन ने 1857 से 1905 तक मुस्लिम जनसंख्या को दबाकर रखा और उसी बात का उन्होंने फायदा उठाया कहां पर? 1905 में विभाजन के समय, कि अब इसी को आधार बनाकर हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए।
तो एक तरफ बंगाल के विभाजन की भूमिकाएं बन रही थी, दूसरी तरफ अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम संगठन की भूमिका बन रही थी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ आपने बंगाल का विभाजन पढ़ा, किस तरीके से बंगाल का विभाजन हुआ, क्या आधार था बंगाल के विभाजन का, मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य उसका क्या था, भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही कि उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किए। अब आप हेडिंग लिखिए, स्वदेशी आंदोलन। लिखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन से अभिप्राय स्वदेशी आंदोलन से अभिप्राय स्वदेश में निर्मित वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना स्वदेश में निर्मित वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना। अच्छा आप बताइए, वस्तु के लिए स्वदेश निर्मित वस्तु है ना, स्वदेशी गुड्स, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु का निर्माण कैसे होगा? वस्तु का निर्माण कैसे होगा? कोई भी वस्तु कब बनती है? उद्योगों में बनती है ना, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, उद्योगशालाओं में, तो वस्तु का निर्माण होगा ना। गुड्स कहाँ प्रिपेयर होंगे? इंडस्ट्रीज में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन के बाद से 1905 से भारत में भारतीय राष्ट्रीय उद्योगों की शुरुआत हुई। लिखो, यहां से उद्योग स्थापित किए जाने लगे, भारतीय उद्योग स्थापित किए जाने लगे। ठीक है, अब उद्योगों में क्या करेंगे? भारत में पहले जो हस्तशिल्प उद्योग था, जो घरेलू उद्योग थे, ठीक है, उनको रिवाइव किया गया। लिखो, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को पुनः स्थापित किया जाने लगा। अब एक बात बताइए, हस्तशिल्प उद्योग या कोई भी उद्योग है, उसको स्थापित करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? जब उद्योग लगाया जाता है तो उद्योग के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब उद्योग लगाने के लिए पूंजी कहाँ से आएगी? अभी के समय में उद्योग लगाना हो, कोई स्टार्टअप करना हो, तो पूंजी कहाँ से आती है? बैंक से लोन दिया जाता है ना। तो ये समझ लीजिए, उसके बाद से भारत में बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है, इनकी भी शुरुआत हुई। लिखो, बैंकिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों का गठन शुरू हुआ। ठीक है, इनको हम सेवाओं में भी लिख सकते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेवा, ठीक है। तो भारतीय वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाने लगे। उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ लोग जिनके पास पूंजी थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेवा शुरू की। ठीक है, इसके साथ साथ सेवा में आ जाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो स्वदेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ठीक है, ये सारे काम किए जाने लगे। तो शिक्षा के लिए क्या हुआ? 1906 में भारतीय राष्ट्रीय
शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात थी, अंडरलाइन करिए इसे, कि भारत की एक राष्ट्रीय स्तर पर कैसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या हुआ, एक परिषद का गठन हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में इसका गठन हुआ शिक्षा के लिए। उसके बाद इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना शुरू हुई। लिखो, भारत के अलग अलग हिस्सों में स्कूल और कॉलेज की स्थापना होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, स्वदेशी में, इसी में, शिक्षा में ही लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन की तर्ज पर, शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बेटा यहां से आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन तैयार हो रहा है, समझ लीजिए। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया गया। टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने, तकनीकी संस्थान बने। ठीक है, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बने। ठीक, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया गया, हाँ, छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाने लगी, अस्पताल बनाए जाने लगे। लिखो, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण कराया जाने लगा। और सुरक्षा के लिए भी कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम अपने आप, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर आज भी आप देखते होंगे, ग्रामीण स्तर पर लोग क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बना के। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, आपकी पुलिस की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान। भारत में जब स्वदेश निर्मित वस्तु और सेवा की बात आती है तो किस तरीके से 1905 के बाद भारत में भारतीय सेवाओं की शुरुआत हुई, भारत के उद्योगों की दोबारा से शुरुआत हुई। ठीक है, रचनात्मक कार्य किए गए, कविताएं लिखी गई, गीत लिखे गए। ठीक है, मतलब साहित्य का विकास हुआ इस समय में, शिक्षा का विकास हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास हुआ। राष्ट्र के स्तर पर यह समझिए कि भारतीयों के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास किए जाने लगे, स्कूल कॉलेजेस खोले जाने लगे, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो क्या अपने आप में एक विचारधारा है, आप सोच के देखिए, एक तरफ ये सारी जिम्मेदारियां किसकी थी, शासन की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ स्वदेशी आंदोलन के नाम पे जो विचारधारा शुरू हुई, उससे क्या हुआ, भारतीयों के द्वारा ये सारी सुविधाएं खुद से खुद निर्मित की जाने लगी। भारतीयों ने कहा कि हम खुद निर्मित करेंगे। समझ आ रहा है? तो यहां से क्वेश्चन आपका पीटी में तो स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी बनेगा। मेंस में पूछ लेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्य हुए,
ठीक है, उनकी चर्चा कीजिए। तो यही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ये जितने भी हैं ये सारे रचनात्मक कार्य ही तो हैं, साहित्य भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अब लिखो बहिष्कार आंदोलन, हेडिंग लिखिए बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन। तो जैसे स्वदेशी आंदोलन था उसी तरीके से बहिष्कार आंदोलन, जब स्वदेश में निर्मित वस्तुएं होंगी तो क्या किया जाए कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो लिखो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई, बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं मुख्यतः ब्रैकेट में लिखिएगा मैनचेस्टर के कपड़े, मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल का नमक, लिवरपूल कपड़े और लिवरपूल का नमक ब्रैकेट क्लोज, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, अगली लाइन लिखिए विदेशी वस्तुओं व शराब की दुकानों को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। ये तो वस्तुओं के साथ हुआ। सेवाओं के लिए क्या हुआ? हाँ, सेवाओं के लिए क्या किया गया? सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों लिखो, ऐसे लिखो, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया। शिक्षकों के द्वारा त्यागपत्र दिए गए। प्रशासनिक अधिकारियों व वकीलों के द्वारा भी, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों ने त्यागपत्र दिए, प्रशासनिक अधिकारियों और वकीलों के द्वारा भी त्यागपत्र दिए गए। तो ये हुआ बहिष्कार आंदोलन। शिक्षा, सेवा और वस्तु का बहिष्कार। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए। अब एक तरफ ये काम हुआ, दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन ने एक तरफ, देखो क्वेश्चन मेंस में भी बन सकता है ये, बंगाल के विभाजन ने जहां एक तरफ भारतीयों के मध्य राष्ट्रवाद की भावना को और तीव्र कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों में संप्रदायवाद का भी उदय कर दिया। लिख लो, क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखो, स्टार मार्क करके क्वेश्चन लिखो। थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो जब कुछ स्पेशल लिख रहे हो ना, तो एक दो लाइनों का स्पेस छोड़ के फिर लिखा करो ताकि वो हाईलाइट हो जाए, समझ रहे हो, अलग से दिखिए। लिखो बंगाल के विभाजन ने, क्वेश्चन है ये सभी के लिए, मेंस में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस तरीके से। देखो बंगाल के विभाजन ने एक तरफ राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को और तीव्र कर दिया, वहीं भारतीयों के मध्य
संप्रदायवाद के भी बीज बो दिए, स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो एक तरफ राष्ट्रवाद का तीव्र होना और दूसरी तरफ संप्रदायवाद, ये दोनों ही बंगाल विभाजन से। ठीक है, अब राष्ट्रवाद का जहां पे आएगा तो वहां पे आप क्या कहोगे कि राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हुई, एकजुट होने लगे लोग, है ना, महसूस करने लगे कि हाँ हमारे अंदर यूनिटी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के मन में क्या आने लगा, संप्रदायवाद की भी भावना आने लगी। ठीक है, संप्रदायवाद की शुरुआत मानी जाती है, यहाँ से औपचारिक रूप से संप्रदायवाद की शुरुआत मानी जाती है, ऑफिशियली। ठीक है, ये कम्युनल टेंडेंसी इंडिया के अंदर डेवलप हुई 1905 के बाद से। अब लिखो मुस्लिम लीग का गठन। पहुंचा ही रहे थे, बिल्कुल पहुंचा रहे थे। सरकारी संपत्तियों का, हाँ आने जाने के लिए चाहिए था ना बिल्कुल, लिखिए मुस्लिम लीग का गठन, थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखना। शाबाश, कोई बात नहीं, लिखो मुस्लिम लीग। नोट्स आपके इतने अच्छे बनने चाहिए कि पढ़ने का मन करे आपका। अब अगर आपसे ही आपके क्वेश्चंस और आपके मतलब नोट्स पढ़ने के लिए बोला जाए, फिर आप कहोगे कि ये पढ़ना है हमें, सोचिए, इसलिए अपने नोट्स थोड़े फेयर बनाइए। दिखाइए नोट्स, बहुत जरूरत है ना, पीछे नोट्स दिखाइए। गुड, वेरी गुड, हाँ अच्छे बन गए नोट्स, गुड। पीछे आपके नोट्स, हाँ वेरी गुड। चलिए कलरफुल पेन यूज कर लीजिए, ठीक है, और हाइलाइटर ले आइए, ठीक है। चलिए मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, 1906, दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1906, दिसंबर 1906। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग लिखो, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ दिसंबर 1906 में। ठीक, अब इसका गठन भले ही दिसंबर 1906 में हुआ, लेकिन इसके गठन की जो शुरुआत है, गठन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। लिख दीजिए, लिखो इसके गठन की प्रक्रिया पहले ही, विभाजन से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। गठन की प्रक्रिया विभाजन के पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। पहले से ही जो कर्जन थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, जो पूर्वी बंगाल के जो नवाब थे और जो कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो मुस्लिम नेता थे, उनसे मीटिंग करके, उनसे बैठक करके ये विचार उनके अंदर भर दिया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हित का ध्यान नहीं रखा गया, पिछड़े, कहीं ना कहीं वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो उनके लिए उनको अपना एक अलग से राजनीतिक मंच बनाना चाहिए, समझो, एक अलग से राजनीतिक मंच की स्थापना की जानी चाहिए। कैसे, बिल्कुल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी तरीके से। ठीक, तो लिखो ब्रिटिश शासन के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या के लिए
एक पृथक राजनीतिक मंच बनाने की, एक पृथक राजनीतिक मंच बनाने की प्रेरणा दी जाने लगी थी। प्रेरणा दी जाने लगी थी। ठीक है। फिर जब 1905 के समय में, जब 1905 के बाद से जैसे जैसे ये दिखाया गया कि अब बंगाल का विभाजन हो रहा है, अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। तो ये जो इसकी जो गति थी वो और तीव्र हो गई। लिखो, बंगाल विभाजन के बाद इसके गठन की गति तीव्र हो गई। विभाजन के बाद इसके गठन की गति और तीव्र हो गई। अब इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसके संस्थापक, इसके संस्थापकों में मुख्यतः 3 नाम आते हैं। ठीक है। पहला लिखो ख्वाजा, पहले लिखो नवाब, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है। ये कहाँ के नवाब थे? ये ढाका के नवाब थे। ढाका के नवाब थे, लिख लेना, ढाका के नवाब। दूसरा नाम आता है आगा खान थर्ड, आगा खान तृतीय। आगा खान तृतीय। ठीक है। और तीसरा नवाब विकारुल मुल्क। विकारुल मुल्क, इनको नवाब की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। इनका जन्म मेरठ में हुआ था, लेकिन इनको नवाब की उपाधि दी गई थी। और आगा खान थर्ड जो थे कराची से थे। आगा खान थर्ड ये कराची से थे। ठीक है। अब 1906 में, जब दिसंबर 1906 में इसका गठन किया गया, इससे पहले ही मिंटो ने, वॉइसरॉय चेंज हो गए थे, करजन के बाद आ गए थे मिंटो। इन्होंने शिमला में बुलाया इन सारे राष्ट्रीय स्तर के जो मुस्लिम नेता हैं, इन सब की शिमला में एक बैठक हुई। और उस बैठक में ये डिसाइड हुआ कि अब हम अखिल भारतीय स्तर पर एक लीग का गठन करेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ निश्चित हुआ था? शिमला में। लिखो, इसके गठन से पूर्व, इसके गठन से पूर्व मिंटो के द्वारा, वॉइसरॉय मिंटो के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेताओं को शिमला में बुलाया गया। शिमला में बुलाया गया। ठीक है। और इसी बैठक के दौरान गठन की योजना बनाई गई। योजना बनाई गई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला में, शिमला मीटिंग के नाम से जाना जाता है 1906 में। ठीक है। अब जैसे ही दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई, दिसंबर में भी जब मीटिंग हुई थी, तो ये अखिल भारतीय स्तर पर जो शैक्षणिक सम्मेलन हुआ करता था एक, ठीक है, उसकी मीटिंग थी कलकत्ता में। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के दौरान ही इसके गठन की घोषणा कर दी गई थी। अब मुस्लिम लीग का गठन हो गया, उसमें इन 3 संस्थापकों की मुख्य भूमिका रही। और इसमें जो पहले जो अध्यक्ष बने, जो एक वो कहते हैं ना कि शुरुआत करते हैं, ठीक है,
जैसे ही ये मुस्लिम लीग बना तो इसका जो अधिवेशन की शुरुआत हुई, ठीक है, ओपनिंग सेशन, उसकी अध्यक्षता की गई थी नवाब विकार उल मुल्क के द्वारा। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो, मुस्लिम लीग के आरंभिक अधिवेशन की शुरुआत की अध्यक्षता, आरंभिक अधिवेशन, ओपनिंग सेशन की अध्यक्षता, आरंभिक अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब विकार उल मुल्क के द्वारा की गई, नवाब विकार उल मुल्क के द्वारा की गई। लिखा हुआ है बेटा इधर, कहां कंफ्यूज हो रहे हो? आरंभिक अधिवेशन मतलब ओपनिंग सेशन में अध्यक्षता किसने की? नवाब विकार उल मुल्क। और फिर इस अध्यक्षता के दौरान क्या हुआ कि अध्यक्ष की घोषणा हुई। समझ रहे हो? जैसे जब नई लोकसभा का गठन होता है तो सबसे जो वरिष्ठ होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, बाद में स्पीकर का चुनाव होता है। तो उसी तरीके से जो ओपनिंग सेशन था, ओपनिंग सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नवाब विकार उल मुल्क ने। और फिर जब सेशन शुरू हुआ तो इस सेशन में क्या किया गया? अध्यक्ष का नाम चुना गया। तो इस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। लिखो, इस अधिवेशन के दौरान, पीटी में स्टेटमेंट बन सकती है इसलिए इतनी मेहनत कराई जा रही है आपसे, के दौरान आगा खां तृतीय, इनको सुल्तान मोहम्मद के नाम से भी जाना गया, ब्रैकेट में लिख लो सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद आगा खान तृतीय को पहला मानक अध्यक्ष, पहला मानक अध्यक्ष घोषित किया गया। मानक अध्यक्ष चुना गया भी लिख सकते। अब एक हेडिंग लिखो, देखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेता, मुस्लिम लीग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नेता। ये 3 नाम तो याद हो गए होंगे, हुए हैं नाम याद 3? अब बोर्ड पे मत देखो, किस किस को याद हो गए? हुए? कोशिश करो, बताओ। नवाब, ढाका के नवाब कौन थे? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है। अच्छा, कराची से कौन थे? आगा खां तृतीय, इनको सुल्तान मोहम्मद भी कहा जाता था, सुल्तान मोहम्मद। और तीसरे कौन थे? नवाब विकारुल मुल्क, ठीक है, विकारुल मुल्क। हाँ, अब कुछ अन्य नेता लिखिए, लिखो, पहला नाम लिखो खान बहादुर गुलाम, पहला नाम है खान बहादुर गुलाम। ऑनलाइन में भी सभी लिखते चले बेटा, खान बहादुर गुलाम। उसके बाद मुस्तफा चौधरी, मुस्तफा चौधरी। सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली। और सैयद नबीउल्लाह, सैयद नबीउल्लाह, ठीक है। तो और कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे, क्या नाम लिखा? खान बहादुर गुलाम, मुस्तफा चौधरी, सैयद अमीर अली और सैयद नबीउल्लाह, ठीक है। 4 नाम ये हो गए, 3 महत्वपूर्ण नाम पहले लिख लिए, ठीक है, ये याद कर लेना। तो ये हुआ इस तरीके से मुस्लिम लीग का गठन। अब स्टार मार्क करके ये लिख दीजिए, मुस्लिम लीग के गठन के साथ भारत में, मुस्लिम लीग के गठन के साथ भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। अब मुस्लिम लीग के उद्देश्य,
उद्देश्य क्या था इसका? अखिल भारतीय स्तर पर, उद्देश्य लिखिए, अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करना, कल्याण के लिए कार्य करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी तक ये सिर्फ एक विशेष समुदाय का संगठन था, ध्यान से समझना इसको। मुस्लिम लीग का गठन हुआ भले ही धर्म के आधार पर हुआ, मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम समुदाय के हित के लिए हुआ, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल नहीं था, राजनीतिक दल नहीं था। 1913 में इसमें एंट्री हुई एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रहे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य रहे, और उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और उनकी एंट्री के बाद से ये जो मुस्लिम लीग था, इसने राजनीतिक दल का स्वरूप ले लिया। लिखो, वर्ष 1913 में, उद्देश्य से आगे बोला बेटा, वर्ष 1913 में, उद्देश्य से अलग है ये, ठीक है। वर्ष 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने या मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए, मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इसके पश्चात मुस्लिम लीग ने एक राजनीतिक दल का रूप धारण कर लिया। ठीक है, एक राजनीतिक दल के रूप धारण कर लिया। बिल्कुल जिस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करती थी, उसी तरीके से मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ करते थे। अलग अलग स्थानों पे अधिवेशन होना मुस्लिम जनसंख्या के लिए, स्पेशली फॉर मुस्लिम पीपल, ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल होते थे, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सारे डिस्कशन, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे डेवलपमेंट हो, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती थी और उसी तर्ज पे काम किया। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया मुस्लिम लीग। अब 1906 में एक तो काम हुआ मुस्लिम लीग का गठन, और दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। लिखिए, 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, हेडिंग बनानी है ये। 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 में कहां पर हुआ था? कलकत्ता। लिखो, कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्षता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विवाद हो गया था। अध्यक्षता के लिए विवाद की स्थिति बन गई थी। और विवाद किस बात के ऊपर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, उनमें से जो मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले थे, जो उदार विचारधारा वाले थे, नरमपंथी, वो ये चाह रहे थे कि नरमपंथी नेताओं में से कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बने। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक, वो गर्मपंथी विचारधारा के, है ना, वो क्या चाह रहे थे कि अध्यक्षता किसके पास आनी चाहिए? जो उग्र विचारधारा वाले हैं, जो गर्मपंथी विचारधारा वाले हैं, उनमें से किसी को अध्यक्षता दी जानी चाहिए। अब देखो, यहां से विचारधारा अलग अलग होंगी। अब यहां से एक पक्ष नरमपंथी हो जाएगा, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? गर्मपंथी। बाल गंगाधर तिलक का मानना यह था कि अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुत ध्यान से सुनना, 1885 के बाद से लेके 1905 आ गया, अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तरीके नहीं बदले। अभी भी याचिका के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? अपनी मांगे रख रही हो शासन के सामने,
और शासन क्या कर रहा है, उसके ऊपर तत्काल रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जब शासन को उचित लगता है उस समय वो काम करते हैं, वो भी अपने हिसाब से। पूरे तरीके से हमारी मांगे नहीं सुनी गई। तो कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपके तरीके सही नहीं हैं, आप संवैधानिक तरीकों से चलते हो और संवैधानिक तरीकों में बहुत समय लगता है, तो ये तरीके बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें राष्ट्रवाद को दूसरे तरीके से लेके जाना चाहिए। उन्होंने कहा किस तरीके से लेके जाना चाहिए? उन्होंने कहा भारतीयों को तैयार करो कि अब वो शासन की शुरुआत करें। समझ रहे हो? हम एक तरफ देखो, बहुत ध्यान से सुनना, एक तरफ नरमपंथी और दूसरी तरफ, अभी हम यहाँ पे कांग्रेस लिख रहे हैं, ठीक है? कांग्रेस में अभी तक इस विचारधारा से काम हो रहा था और इस विचारधारा में याचिका हो गई, प्रार्थना पत्र हो गए, इन सब के माध्यम से क्या किया जा रहा था, शासन के सामने अपनी मांगे पहुंचाई जा रही थी। अब शासन क्या करता, कभी सुनता, कभी अनसुनी कर देता, कभी सुनने के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। तो इन्होंने कहा कि 1885 से लेकर और 1905 के समय तक जो भी हमारे तरीके थे, ठीक है, जो भी हमारे तरीके थे, पिटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, उन तरीकों से हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। और ये तरीके अपने आप में ये जाहिर करते हैं कि हम अपने से ऊपर किसको संप्रभु मान रहे हैं, शासन को। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आप किसी को प्रार्थना पत्र लिख कर दोगे तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि आप उसको अपने ऊपर संप्रभु मान रहे हो, आप उसके शासन को स्वीकार कर रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि 1905 तक इन्हीं तरीकों से हम चलते आए, हमें कोई खास सफलता मिली नहीं। राष्ट्रवाद उभरने लगा, भारत की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगी, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब ये बर्दाश्त करने के लायक काम नहीं है। उन्होंने कहा क्या किया जाए फिर? उन्होंने कहा कि स्वयं भारतीयों को तैयार किया जाए, बजाय इन सब के जिसमें एक तरफ शासन है और एक तरफ जनता है, भारत की जनता ये क्या कर रही, इसको अपना संप्रभु मान रही है। इस केस में क्या हो रहा है, भारत की जनता इसको संप्रभु मान रही है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता को कहा जाए कि अब आप स्वयं के शासन की तैयारी करिए, मतलब इसको संप्रभु मानना अब छोड़ दो, अपने आप को तैयार करो, स्वयं का शासन लेकर आओ। और 1906 में औपचारिक रूप से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई, स्वशासन का संकल्प पारित हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है? क्या कहा, स्वशासन की मांग रखेंगे हम। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वराज की स्थापना करना, स्वशासन की स्थापना करना। अब तक तो हम राष्ट्रवाद की जागृति कर रहे थे ना, लोगों तक पहुंचा रहे थे, अब स्वशासन की बात करेंगे, स्वराज की बात करेंगे। अब आप सोच के देखिए, अब कांग्रेस के सारे नेता बैठे हुए हैं, एक दल कह रहा है कि आपके तौर तरीकों से कोई खास सफलता मिली नहीं, बंगाल का विभाजन हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वराज की बात करेंगे, अब हम स्वशासन की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वशासन और स्वराज लाओगे कैसे, कैसे लाया जाएगा स्वराज, स्वशासन? इसका मतलब भारत की जनता इतनी सक्षम हो गई है कि वो राज्य करने की जो नीति है वो समझने लग गई, राज्य कैसे किया जाए, शासन का हिस्सा कैसे हुआ जाए, ये उसको समझ में आने लग गया। क्या वास्तविक रूप से लगता है आपको भारत की जनता सुशासन के लिए तैयार है? तो उन्होंने कहा, तो उन नेताओं ने कहा जो अलग विचारधारा, उन्होंने कहा तैयार नहीं है तो तैयार कर देंगे। उन्होंने कहा कैसे तैयार कर देंगे? उन्होंने कहा कि भारतीयों को जब उनका गौरवशाली अतीत याद दिलाया जाएगा ना, उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई जाएगी, तब उनको प्रेरित किया जाएगा कि आप, जब आपके अतीत में जब इतने महान योद्धा, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे हो चुके, तो आप भी शासन में भागीदार बन सकते हो।
तो यहां से क्या किया गया, गौरवशाली अतीत का सहारा लिया गया। भारतीयों के मन में भारतीय होने की गर्व की जो अनुभूति है वो कराई जाने लगी। और इसके लिए फिर क्या उन्होंने कहा कि कैसे बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो उत्सव मनाइए जिनसे जनता एकत्रित होती हो। उन्होंने कहा कैसे, आगे जाके कौन सा उत्सव है, गणेश उत्सव आया ना। किन महान योद्धाओं का जिक्र किया जाने लगा, ठीक है, अशोका की भी बात हुई, और लेटेस्ट किसकी बात, शिवाजी की बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अपने गौरवशाली अतीत को याद दिलाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो अग्रेशन है, अग्रेसिव तरीका है, ये उग्र तरीका है आपका जनता को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करने का। तो उन्होंने कहा तो आपको क्या लगता है शांति के तरीकों से आप इनसे सत्ता ले लोगे, कभी नहीं हो पाएगा। आप कभी भी सत्ता का हिस्सेदार नहीं बन सकते, क्योंकि ये 1885 से 1905 तक जब आप इतनी सफलता नहीं ले पाए, तो आगे पता नहीं कितने वर्ष निकल जाएंगे। आपके तौर तरीके सही नहीं है। तो इसलिए अध्यक्ष भी कैसा होना चाहिए, अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो हमारे विचार को आगे रखे। देखो अध्यक्ष के हाथ में होता है कि किन विचारों के ऊपर चर्चा की जाएगी, समझ रहे हो आप। स्पीकर के पास पावर होती है ना, किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी, किसको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति अगर बने, यहाँ पर अध्यक्ष बने, तो हमारी बात रखी जाए। और हम क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं। तो 1906 में किस चीज के ऊपर बात हुई, काम का तरीका बदलने की बात हुई। अब दोनों के मध्य लड़ाई, अब वो यूं के नहीं, हम तुम्हारे साइड, हम तुम्हारी विचारधारा वाले को नहीं बनने देंगे। आखिरी में बाल गंगाधर तिलक को शांत करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने लाया गया जिनका सम्मान सभी करते थे। कौन, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी करेंगे। ये वो एक मात्र व्यक्ति थे कि चाहे नरमपंथी हो या बाद के गर्मपंथी हो, सभी भारतीय राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रवादी नेता, सभी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। ठीक है, और जैसे उनका नाम आया वैसे तिलक शांत बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप अध्यक्षता तो कर लीजिए, लेकिन हमारी बात जरूर रखना, ठीक है। तो 1906 के अधिवेशन में कुछ संकल्प पारित हुए, लिखो 1906 के अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण संकल्प पारित हुए। संकल्प, रेजोल्यूशंस। और पहला रेजोल्यूशन क्या यहां पर आया, स्वशासन अथवा स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, स्वराज को या स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई, नेशनल एजुकेशन की बात हुई, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दी जाएगी। देखो राष्ट्रीय शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सोच के जवाब दो। राष्ट्रीय शिक्षा का क्या महत्व, बताइए, आपसे पूछ रही हूँ। और सोचो। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब भारतीयों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था बनाना, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब भारतीयों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो उन स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से बच्चों को कैसे बदला जाए, बताओ कैसे। अच्छा, ये कैसे बताया जाता है शिक्षा में, कैसे, हाँ तो वो कैसे पढ़ाओगे, तो इतिहास कैसे पढ़ाओगे।
जब भी कोई स्कूल या कॉलेज की हम बात करते हैं, शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो बच्चों को जिस तरीके का ज्ञान, जैसी शिक्षा उनको देनी होती है, वैसा ही पाठ्यक्रम निश्चित करना होता है। तो जब शिक्षा राष्ट्रीय स्तर की होगी, भारतीयों के हाथ में होगी, तो भारतीय ये डिसाइड कर सकते हैं, निश्चित कर सकते थे कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में कौन कौन सा पाठ्यक्रम, कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा और किस विषय में क्या पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो जो स्कूल और कॉलेज होंगे, इनका पाठ्यक्रम भारतीयों के द्वारा निश्चित किया जाएगा। और जब पाठ्यक्रम भारतीयों के द्वारा निश्चित होगा, तो पाठ्यक्रम से क्या होगा, हम अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े जो हमारे भारत के जो योद्धा रहे, जो गौरवशाली अतीत रहा, उसके बारे में उनको प्रोत्साहित, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल उनको एजुकेशन देके उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो भारत में डेवलपमेंट करने में भागीदार बने। लॉजिकल स्टडी, है ना। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से, मतलब जो भी हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस में देखते हैं ना, गवर्नमेंट सिलेबस में चेंजेस करती है, तो सिलेबस में चेंज करने का क्या प्रभाव होता है, बताइए। कोई छोटी बात होती है कि बड़ी बात होती है सिलेबस चेंज करना? उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सिलेबस में जिस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं, जिन चीजों को हटाया जा रहा है, जिन चीजों को शामिल किया जा रहा है, वो सरकार का नजरिया बताते हैं कि सरकार मानव संसाधन कैसा चाहती है आगे। क्योंकि आज जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कल को वही भारत का भविष्य होंगे। तो शिक्षा प्रणाली से ही बदलाव कर दिया जाए, ताकि शिक्षा प्रणाली से ही उनकी सोच वैसी हो जाए। अब जो पढ़ाया जाएगा उनको वही आएगा। समझ में आ रही बात? तो शिक्षा प्रणाली में बदलाव, इसका मतलब आप अपने भारत के भविष्य का चुनाव कर रहे हो, कि जो बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे, उनकी सोच, उनकी विचारधारा कैसी हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का विकास किया जाए, ये हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा स्वदेशी, और चौथा बहिष्कार। ये 4 संकल्प लिए गए 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, मान लीजिए यूपीएससी ने अगर एक जनरल क्वेश्चन यही पूछ दिया, ठीक है, कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने सिलेबस में चेंजेस किए, उससे मानव संसाधन के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिख दोगे? बताइए। सोच में परिवर्तन हो रहा है ना, तो अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में चेंज क्या किया। मेहनत कर लोगे, होमवर्क दिया जाए तो? हाँ, तो इसका आंसर लिख के लाना। पहले सर्च करना क्या सिलेबस में क्या चेंज किए, और क्या वो चेंज तर्कसंगत थे, लॉजिकल थे। निष्पक्ष होके सोचना है, बिल्कुल निष्पक्ष होके सोचना है। क्या हटाया गया, क्या ऐड किया गया, जो हटाया गया उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता था, जो ऐड किया गया है उसके पीछे क्या लॉजिक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग का गठन और 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये 2 चीजें 1906 की इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लिखो। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? सूरत में। और इसकी खास बात क्या थी कि इसमें बंटवारा नहीं कहते, क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गए। स्टार मार्क करके लिखिए, डिटेल में इसे कल पढ़ेंगे। स्टार मार्क करके लिखिए। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 विचारधाराओं में विभाजित
हो गई, नरमपंथी और गर्मपंथी। तो कल सूरत के अधिवेशन से शुरू करेंगे और इसके बाद फिर जल्दी ही फिर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। लगातार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का दबाव बना और विभाजन को आखिरी में रद्द करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी का आगमन कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज वाली क्लास में बहुत ज्यादा फैक्ट्स भी हैं और इसको पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना। और जो राष्ट्रीय शिक्षा की हमने बात की, स्वदेशी आंदोलन की बात की, तो स्वदेशी आंदोलन को बार बार पढ़ना और वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइन स्टडी करना, मतलब समझना उस चीज का कि अगर स्वदेश में निर्मित वस्तु और सेवा की बात हो रही थी तो उससे क्या चेंज आया होगा, क्या प्रभाव पड़ा। और इसको सिर्फ वस्तु और सेवा तक मत सोचना, इसे एक विचार के रूप में सोचना, ठीक है, विचार के रूप में सोचना, क्योंकि यही स्वदेशी आंदोलन था जिसने सुशासन की नींव रखी। बहुत ध्यान से लिख लो, चलो एक लाइन। स्वदेशी आंदोलन ने एक लाइन लिख लीजिए, इसका आंसर तैयार करना है आपको। स्वदेशी आंदोलन ने किस प्रकार सुशासन की नींव रखी। क्योंकि जब आप वस्तु और सेवा, जब स्वदेश निर्मित बात करते हो तो शासन भी धीरे धीरे स्वयं का आ ही जाएगा। समझ रहे हो आप? विचारों में क्या आ जाएगा? जब आप अपने देश की वस्तु, अपने देश की सेवा की बात करते हो तो एक समय वो आएगा ना जब आपको लगेगा कि शासन भी हमारा ही होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो स्वदेशी आंदोलन ने किस तरीके से सुशासन की नींव रखी, वो सुशासन के विचार की, ऐसे लिखो, सुशासन के विचार की नींव रखी। स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलो इसको लिखने की कोशिश करना। एंड थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले भी लिखने की कोशिश करना इस आंसर को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। यस।